नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय है स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। तो अध्याय पढ़ने से पूर्व हम उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो स्पीति एक स्थान का नाम है जो हिमालय में स्थित है। तो स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। गद्य की एक विधा है यात्रा वृत्तांत, जिसमें अपनी यात्रा के अनुभवों को अंकित किया जाता है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम अर्थात जहाँ जाना आसान न हो क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो रेगिस्तान जैसे क्षेत्र से स्पीति में आना तो उनके लिए एक सुखद का अनुभव व्यक्त हो सकता है। आइए अध्याय शुरू करते हैं। स्पीति में बारिश अर्थात स्पीति जो क्षेत्र है लाहुल के समीप, तो स्पीति में बारिश का यहाँ वर्णन किया गया है। सामान्यतः वहाँ बारिश कम होती है, लेकिन जब हुई तो उसका मनोरम सुरम्य चित्रण हुआ है। यहाँ स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। तो ये स्पीति स्थान के बारे में बताया है कि हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की यह तहसील है स्पीति। लाहुल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है कि लाहुल स्पीति और स्पीति यह योग आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा जोड़ तोड़ या योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। इतिहास में भी इसकी चर्चा कम रही है। ऊंचे दर्रों और दुर्गम रास्तों के कारण एलंगे भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। एलंगे मतलब जिसको लांगा नहीं जा सकता है, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसको पार नहीं किया जा सकता है, इसलिए इतिहास का यह एक बड़ा कारक रहा है एलंगे भूगोल। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। अब संचार की या जनसंचार की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। बातचीत संवाद आपस में हो चुके हैं जनसंचार के माध्यम से, तो इनमें कुछ सुधार आया है। तो लाहुल स्पीति का योग अर्थात उनसे जो जोड़ है वो वायरलेस सेट के द्वारा किया जाता है। उनसे संबंध जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। तो ये संबंध केलंग और काजा के मध्य होता है वार्ता संबंध। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है, अर्थात इन दोनों के मध्य वार्ता होती रहती है, फिर भी केलंग के राजा को भय रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, उसकी आज्ञा के खिलाफ तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, कहीं उसका विरोध तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता था कि वह मजबूर था, व्यवस्था वायरलेस सेट पर संदेश ही भेजता था, इसके सिवा वह कुछ नहीं कर सकता था। बसंत में 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव, इसलिए वहाँ के रास्ते दुर्गम होने के कारण वहाँ पर जा भी नहीं सकते थे। वायरलेस सेट से ही संदेश पहुँचाते थे कि वसंत ऋतु में तो 170 मील जाना आना कठिन होता है और शीत ऋतु में असंभव सा प्रतीत होता है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है जिसका कोई नाम नहीं है। तो भारतीय साम्राज्य का वो अंग रही है जिसका कोई नाम नहीं था। जब ये साम्राज्य टूटे, विच्छेद हुआ इनका, तो यह स्वतंत्र रही।
फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल जो कुल्लू मनाली बोलते हैं, कभी ब्रिटिश सरकार के तहत रही है। क्या? स्पीति के बारे में बताया है। तब भी भारत प्राय स्वायत्त रही है, अर्थात इसका स्वयं का शासन नहीं रहा है। इसकी स्वायत्तता भूगोल से सिरजी है कि इसकी स्वायत्तता या स्वयं के शासन का निर्माण स्वयं भूगोल ने किया है, क्योंकि चारों तरफ से घिरी हुई है पहाड़ियों से और इसके जो रास्ते हैं वो दुर्गम है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है, कि भूगोल ही स्पीति की रक्षा करता है और भूगोल ही स्पीति का नाश भी करता है, क्योंकि ये इसका जो रास्ते हैं वो दुर्गम है और चारों ओर बर्फ़ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे इनको बचाव भी होता है तो नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, संदेश आता था, आदेश आता था, तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। जब वो पहुंचता था तो उसके संदेश के पहुंचते पहुंचते आधा वसंत तो बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था। तुपचिंगलिंग गोनपा में मैंने देखा था कि जैसे कि दुर्गम पहाड़ियाँ गोनपा में थी, उसी प्रकार से यहाँ थी। जब डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, तो डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर, आंख बंद करके, लाहुली हदसकर अर्थात उसमें धसकर और आंख बंद कर कर चागमा का तना, चागमा एक वृक्ष है, चागमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए थे हम। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को, उन स्थानों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। लाहुल जो उसके बड़ा शहर है जिसके अधीन ये स्पीति आती है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है और 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 रही है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है जो 12,015 है, किंतु 2011 के अनुसार ये 12,215 है वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से कम है, कि एक वर्ग मील में अनुपात निकालें तो एक वर्ग मील में 4 से भी कम होंगे व्यक्ति। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी और 1901 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग मील व्यक्ति का जो निवास था वो 2 से भी कम था। लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज्य से भारत को जस का तस मिला था, कि लाहुल स्पीति जो स्थान है उसका प्रशासन ऐसे के तैसे मिला था जैसा कि उनको था। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए अर्थात उनके द्वारा मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। तो लाहुल और राजा गुलाब सिंह जी के जरिए वो तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे व्यापार की दृष्टि से। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए थे। तो कुल्लू और लाहुल 1846 में, कुल्लू, लाहुल और स्पीति 1846 में ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए थे। पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे, तो पहले ये सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे अर्थात अधीक्षक, और प्राय उन्हें राजा ही कहा जाता था जो पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए, मिला दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक
नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो स्थानीय शासक को कहते थे। ब्रिटिश सरकार में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। नोनो जो वहाँ का स्थानीय शासक था, वो कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ही कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। जो सेकंड ग्रेड का मजिस्ट्रेट होता है, उसके बराबर था नोनो का अधिकार क्षेत्र। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। अगर राजा नहीं है तो दमयंती को रानी मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। स्पीति रेगुलेशन एक्ट या अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा, विशेष स्थान दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू होते थे, यहाँ नहीं लागू होते थे। ब्रिटिश सरकार के जो भी अन्य कानून थे वो यहाँ पर लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए। तो रेगुलेशन एक्ट के अधीनता से प्रशासन के जो भी अधिकार थे वो वहाँ के जो स्थानीय शासक थे नोनो, उसको दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले यह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। तो इसका समस्त वर्णन कुल्लू जिले के अंतर्गत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में कि भारत स्वतंत्र होने के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। और 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर अर्थात उत्तरी हिस्सा का जिला हो गया था। और जब 1966 में हिमाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी हिस्सा हो गया था और अब हिमाचल प्रदेश में ही आता है। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है, जहां आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ भौगोलिक स्थिति बताई है स्पीति की कि स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थिति। तो ये भौगोलिक स्थिति है स्पीति की। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। कहने से तात्पर्य है कि स्पीति चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। तो ये इनके सीमांत जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया है कि पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से ये भिन्न कर देते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। तो वहाँ नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम भी स्पीति है। स्पीति पश्चिमी हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। और 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती हुई और स्पीति में आ जाती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है अर्थात प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। स्पीति क्षेत्र में केवल स्पीति नदी को ही वो जानते हैं लेखक। सुनता हूँ कोई पारा नदी भी है, ऐसा सुनने में आया है कि इसके अतिरिक्त कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है और फिर उसके बाद घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है और वहाँ पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है स्पीति नदी के अलावा। मान भाई से इसका किस्सा सुना था, मान भाई से मैंने इसके बारे में सुना था, पिन की घाटी के बारे में।
अत्यंत बीहड़, बीहड़ जो सुनसान जो अनुपजाऊ क्षेत्र होते हैं उनको कहते हैं। ये जो नदी का सुनसान एरिया होता है उसको बीहड़ कहते हैं। और वीरान है। तो पिन की घाटी अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है, और उसमें स्पीति की घाटी को कुछ आबाद कह सकते हैं। जैसी वह आबाद है वैसी आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग अर्थात नाम मात्र के लोग रहते हैं वहाँ। अचरज आश्चर्य यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने लोग भी वहाँ पर कैसे बसे हुए हैं उन दुर्गम रास्तों में, दुर्गम पहाड़ियों में। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं, अर्थात ऐसी स्थिति है तो वहाँ लोग क्यों रहते हैं, उनकी क्या विपत्ति है, क्या मजबूरी है। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए हैं, तो 8-9 महीने तक वो कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, दुनिया से बिल्कुल पृथक हैं, क्योंकि वहाँ केवल बर्फ़ पड़ती है। कुछ महीने, 3-4 महीने बसंत के ऋतु में थोड़ा आसमान खुला होता है। आगे बताया गया है कि लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सके, कि वहाँ लकड़ी भी नहीं है घर को गर्म रखने के लिए, ठंड में ठिठुरते रहते हैं। वृत्ति भी नहीं है अर्थात धूप भी नहीं पहुँच पाती है, फिर लोग वहाँ पर क्यों रहते हैं। क्या तो ये अनुमान लगाया है लेखक ने, क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए लोग वहाँ रहते हैं, या फिर अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण, अपनी जन्मभूमि की ममता या प्रेम के कारण रहते हैं, या फिर इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते हैं, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है। मैं नहीं जानता कि इसके बारे में मुझे स्पष्ट नहीं पता है कि वो लोग क्यों रहते हैं, अपनी धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या मातृभूमि के ममत्व प्रेम के लिए रहते हैं, या मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते। इन का मुख्य कारण मैं नहीं जान पाता हूँ। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, कि यहाँ पर रह रहे हैं, मैं केवल इतना ही जानता हूँ, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किस चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, अर्थात तर्क से किसी भी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि यहाँ क्यों रह रहे हैं। स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों है, लेकिन तर्क से इतना लगाव क्यों है। ज़्यादा करके संसार और निवारण अतर्क है, ये संसार भी अतर्क है और निवारण, उसका निवारण भी अतर्कीय, तर्क से बिल्कुल परे है। अतर्क मतलब जो तर्क से परे होता है उसे ही कहते हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। मैं स्पीति नदी के साथ साथ थोड़ा स्पीति क्षेत्र के पहाड़ों को भी जानता हूँ। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, लाहुल जो उसका क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, उससे ज़्यादा ऊंचे हैं, नंगे और भव्य हैं। नंगे अर्थात वनस्पति विहीन हैं और भव्य अलौकिक हैं। इनके सिरों पर, इनकी चोटियों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद, नाद का अर्थ होता है स्वर और आर्त होता है आंतरिक। कह सकते हैं कि जो आंतरिक पीड़ा की आवाज़ जो होती है उसको आर्तनाद कहते हैं। कि स्पीति के शिखरों पर वहाँ के रहने वाले नर नारियों का आर्तनाद, आंतरिक पीड़ा का स्वर जमा हुआ है, अर्थात वहाँ सुनाई देता है। कहने से तात्पर्य है कि वो जो शिखर हैं वहाँ के लोगों की आंतरिक पीड़ा का स्वर बयां करते हैं। शिव का अट्ठास नहीं है वहाँ, शिव की लीला नहीं है, हिम का आर्तनाद है, केवल हिम का ही वहाँ आंतरिक पीड़ा का स्वर है। ठिठुरन है, ठंड है, गलन है, व्यथा है। कि ठिठुरन में वहाँ ठंड इतनी अधिक है कि वहाँ गलने लग जाता है शरीर, और व्यथा है अर्थात पीड़ा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं की जा सकती है। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं, कि जो सुंदरता को वैसे मापते हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं।
कि जो सुंदरता को ही इंच में नाप लेते हैं तो वो पहाड़ को कैसे बक सकते हैं, पहाड़ को भी ऊंचों में नाप सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। स्पीति जो स्थान है वो मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं, और वह भी हिमालय का ही एक हिस्सा है। स्केटिंग, स्केटिंग तो जानते हो आप, जो बर्फ पर दौड़ा जाता है विशेष प्रकार के जूते पहनकर, तो उसे स्केटिंग कहते हैं। स्केटिंग सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह सब हिमालय नहीं है। तो ये हिमालय के क्षेत्र बताया गया है कि जहाँ पर स्केटिंग की जाती है, सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, आइसक्रीम और छोले भटूरे खाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र का वो कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये तो क्या है कि हिमालय का तलवा है, तलहटी है ये। शिवालिक पहाड़ियाँ या पीर पंचाल पहाड़ियाँ, ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग एक दर्रा होता है, तो रोहतांग जोत या रोहतांग दर्रा के पार मध्य, ये अल्मोड़ा के पास में है रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। तो रोहतांग दर्रे के उस पार लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंगम के अनुसार लाहुल की समुद्र सतह से ऊंचाई है 10,535 फीट और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, कि जो पर्वत मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां स्पीति के चारों ओर घिरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। तो उत्तर की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार कहा गया है। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट तक लगाया गया है, कि इनकी ऊंचाई 16,221 फीट से 16,500 फीट तक है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है, दक्षिण में वह पर्वत श्रेणी है, वह माने श्रेणी कहलाती है। तो इसके दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है उसको माने श्रेणी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है कि इसको माने श्रेणी क्यों कहा गया है? कहीं ये बौद्ध का जो माने मंत्र है उसका तो नहीं है? ओ मणि पद में हूँ, यह इनका बीज मंत्र है। तो ये एक शांति मंत्र है, ध्वनि मंत्र है। ये बताया गया है कि यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान साधना करने के लिए ये एक ध्वनि मंत्र है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था और इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। तो क्या इसी वजह से इसका नाम माने रखा गया है? तो इसका बड़ा ही महात्म्य है, अर्थात महत्व है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। तो इसी क्षेत्र को, श्रेणियों को संक्षेप में माने कहते हैं। ओ मणि पद में हूँ, ये जो मंत्र है जिसका अर्थ अभी मैंने बताया था, तो इसका बड़ा ही महत्व है यहाँ, इसीलिए इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है कि यह जो माने मंत्र है, तो हो सकता है इस श्रेणी, पर्वत श्रेणी का नाम भी इस माने मंत्र के नाम पर ही हो। अगर नहीं है तो करने जैसा है, अगर नहीं है तो ये इसके जैसा ही करने योग्य है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है, माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है, कि अगर उनके आधार पर नामकरण नहीं हुआ है तो यह उस माने मंत्र के आधार पर ही उनका नामकरण, उन पर्वत श्रेणियों का नामकरण दे देना आसान रहेगा, सहज रहेगा। तो इसका आधा अध्याय हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि अध्याय थोड़ा बड़ा है तो इसको हम 2 अंश में अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय
का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।